नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की निशुल्क क्लासेज में। आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा। इससे पहले हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में हम चर्चा कर चुके हैं गारसदा तासी और साथ में शिव सिंह सेंगर की हम चर्चा कर चुके हैं। और आज हम चर्चा करेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो निःशुल्क रूप से संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखिए साथियों, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आज हम चर्चा करने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ग्रंथ लिखा था। उसी ग्रंथ पर बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो फैक्ट बनते हैं उन सारी चीज़ों पर हम चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। देखिए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें से निकल कर आ रही है। वैसे आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो पहला माना जाता है वो माना जाता है किसको? गारसदा तासी को। किसको माना जाता है? गारसदा तासी को माना जाता है। और दूसरे नंबर पर आपके कौन आते हैं बताओ? शिव सिंह सेंगर आते हैं। कौन आते हैं साथियों? शिव सिंह सेंगर माने जाते हैं। इनका जो इतिहास ग्रंथ था वो 1839 में लिखा गया था। 1839 में, जबकि इनका था वो 1883 में लिखा गया था, शिव सिंह सरोज नाम से। यहाँ लेकिन डॉक्टर किशोरी लाल ने स्पेशल कहा है कि किशोरी लाल जी के अनुसार, किसके अनुसार? किशोरी लाल जी के अनुसार जो हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो इतिहास है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किसे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ या इतिहासकार किसे माना है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को माना है। लेकिन अगर सामान्य रूप से बात करें तो हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम जो इतिहास है वो किसने लिखा था? गारसदा तासी ने लिखा था। दूसरे नंबर पर किसने लिखा था? शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। शिव सिंह सेंगर से भी एक प्रश्न आपका बनकर आता है कि अगर भारतीय के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय दृष्टिकोण से शिव सिंह सेंगर पहले जो है इतिहासकार हैं, जबकि गारसा तासी तो कहाँ के थे? फ्रेंच के थे। लेकिन सबसे पहले कार्य तो किसी ने किया था दोस्तों? गारसा तासी ने किया। तो सामान्य रूप से प्रश्न पूछ लिया जाए तो गारसा तासी आंसर करना है। भारतीय दृष्टिकोण से पूछा जाए प्रथम तो शिव सिंह सेंगर करना है। और किशोरी लाल गुप्त जी के अनुसार प्रथम पूछा जाए तो कौन करना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आपको करना है। आपके पास समझ में निश्चित रूप से आई होगी। एक नोट और है, किशोरी लाल जी की बात हो रही है तो एक किशोरी लाल जी के ग्रंथ की बात कर लेते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से एक पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, जो कहाँ पर है साथियों? वाराणसी में इसका मुख्यालय है। तो किशोरी लाल गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 में कहाँ से प्रकाशित हुई थी? वो हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब देखो, रचना, इनका नाम आ चुका है। रचना किसकी रचना है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है। बड़ी फेमस रचना है। क्या नाम है? नाम याद रखना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। पुनः बोलना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसी को हिंदी में कहा गया है हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य। कौन सी भाषा का साहित्य? हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य कहा गया, जिसका जो सन माना जाता है 1888 1889 माना जाता है। कैसे यह है इसमें मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 1888 और 1889 को क्यों इसमें माना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इसका इतिहास ग्रंथ, अब इस इतिहास ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो इतिहास ग्रंथ है इसकी विशेषताएं कौन सी इतिहास ग्रंथ की बात कर रहे हैं? पुस्तक का नाम दोबारा बोलना है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक की कुछ विशेषताएं सामने है आपके। यह पुस्तक, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक को किस भाषा में लिखा गया था? इस पुस्तक को अंग्रेजी भाषा में लिखा गया।
कौन सी पुस्तक में? अंग्रेजी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया। पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। साथियों, पुस्तक हिंदी इतिहास की है, लेकिन इस पुस्तक की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका जो लेखक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वो खुद बाहर के हैं, तो उनकी जो लैंग्वेज है उसी में इन्होंने लिखा है। इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है? इसमें 952 कवियों का वर्णन किया गया है। कौन सी पुस्तक में? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। साथियों, याद करने का या स्मरण रखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल एक ही कार्य है, अभ्यास करना। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आपके जहन में वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो पुस्तक का नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप इसको 3-4 बार बोलेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो आपको आसानी से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो 952 कवियों का इसमें इसने उनके जीवन चरित्र का उल्लेख किया है, जिसमें से 886 कवि, कितने कवि साथियों? 886 कवियों का जो उल्लेख किया है वो तो पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका था। शिव सिंह सरोज, अब एक बार कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए, शिव सिंह सरोज किसकी पुस्तक थी? शिव सिंह सरोज किसकी पुस्तक थी? बताइए जल्दी से। मैं आपको बता देता हूँ, शिव सिंह सरोज जो पुस्तक है वो किसकी थी? शिव सिंह सेंगर की थी, ठाकुर शिव सिंह सेंगर की थी, जो कब प्रकाश हुई थी? 1883 में। कब प्रकाशित हुई थी? 1883 में ये प्रकाशित हुई थी। तो जो 952 कवि थे, इनमें से 886 कवियों का तो कहाँ से लिया गया था? शिव सिंह सरोज से लिया गया था। और जो शेष जो 66 नए कवि बचे थे, उनको अब्राहम ग्रियर्सन ने अन्य स्रोतों से ग्रहण किया। तो एक बात आपको याद रखना है कि इस ग्रंथ में कितने कवियों का वर्णन है? 952 कवियों के किसका वर्णन है? जीवन चरित्र का वर्णन है, जिसमें से 886 कवि तो कहाँ से लिए गए हैं? शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं, जबकि 66 हैं जो कहाँ से लिए गए हैं? अन्य स्रोतों से इसको लिया गया है। इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया है। इतनी बड़ी बात इसमें आपको देखने को मिल रही है कि पुस्तक की जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी भाषा है, लेकिन इसमें सारे के सारे जो कवि हैं वो कौन से हैं? हिंदी कवि हैं। इसमें कोई भी संस्कृत या उर्दू किसी प्रकार की जो अन्य भाषाएं हैं उनको स्थान नहीं दिया गया है, केवल हिंदी कवियों को स्थान इसमें दिया गया है। इसमें कवि एवं लेखकों को कालक्रमानुसार स्थान दिया गया है। इसमें जो कवि या लेखक है उनको किसके अनुसार? कालक्रमानुसार। कालक्रमानुसार से मतलब है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अर्थात उनकी जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि के अकॉर्डिंग ही उनको अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने स्थान दिया है। इसे क्या कहते हैं? कालक्रमानुसार पद्धति भी कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन पिछले वीडियोज़ में कर चुके हैं। चलें आगे अपन चर्चा इसकी कर लेते हैं। देखिए, कुछ विशेषताएं इसकी और हैं, उनको भी हमें जान लेना आवश्यक है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। एक बड़ी हास्यास्पद बात इन्होंने ज़रूर कही है, किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन में। लेकिन बात कैसी भी कही हो, एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछी जाने की संभावनाएं रहती हैं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किसको, हिंदी को, कहाँ से? अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी का जो आविष्कार किया है, जो हिंदी का जो उद्भव है कहाँ से हुआ है? अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों ने इसको आविष्कृत किया है, आविष्कार किया है, जो एक हास्यास्पद बात है, लेकिन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस बात को कहा है। तो हमें तो पढ़ना है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें याद रखना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को क्या? अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल इस रचना को इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते। कौन? भाई रामचंद्र शुक्ल ने इस पुस्तक को इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि इसकी जगह इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है? इसे बड़ा व्रत संग्रह। किस नाम से संग्रहित बोला है इसको? बड़ा व्रत संग्रह। की इस पुस्तक को इतना ज़्यादा विस्तृत बना दिया गया है क्योंकि इतने सारे कवियों, 952 कवियों का इसमें वर्णन कर दिया गया है ना। इसको 12 अध्यायों में इसको विभाजित कर दिया गया है। तो इतना बड़ा इतिहास ग्रंथ हो चुका है, इसलिए इसे इतिहास पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इसे क्या कहा गया? बड़ा व्रत संग्रह इसे कहा। बताओ किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो ग्रियर्सन की जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किस नाम से संबोधित किया है? तो किस नाम से? बड़ा व्रत संग्रह के नाम से संबोधित किया है। चलिए, ग्रियर्सन ने 1889 में, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, ग्रियर्सन ने 1889 में रामचरितमानस पर कुल कितने निबंध लिखे थे? बताओ। 12 निबंध लिखे थे। तो ग्रियर्सन ने कब? 1889 में रामचरितमानस पर कुल कितने निबंध लिखे थे? 12 निबंध लिखे थे। इनका सर्वप्रथम जो वाचन है, वाचन से मतलब इसको पढ़ा गया, अर्थात सर्वप्रथम इसका वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना में किया गया। प्राच्य विद्या विशारद सभा कहाँ पर? वियना में किया गया था। अर्थात इतना सा
याद रखना है कि रामचरितमानस पर कितने निबंध लिखे, 12 निबंध लिखे। ये जो 12 निबंध है किस पर आधारित थे, रामचरितमानस पर आधारित थे। किसने लिखे थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखे थे। चले, 16वीं-17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही थे। अर्थात जो भक्ति काल था, इस भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। भक्ति काल को क्या कहा, स्वर्ण काल कहा। ये कहने वाले बताओ कौन थे, बताओ, ग्रियर्सन थे। ये कहने वाले कौन थे, ग्रियर्सन थे। अर्थात 16वीं-17वीं शताब्दी में जिस काल को माना जाता था उसे कहा जाता था भक्ति काल, और इस भक्ति काल को इन्होंने क्या कहा है, बताओ, स्वर्ण काल कहा है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ये कथन भी आपको याद रखना है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भक्ति काल को किस नाम से संबोधित किया है, भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से संबोधित किया है। आगे कुछ और विशेषताएं उनकी भी चर्चा अपन कर लेते हैं। चलिए भाई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा अपनी इस पुस्तक को कितने अध्यायों में, 12 अध्यायों में विभाजित किया गया। ये आपको बात याद रखनी है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा अपनी इस पुस्तक को कितने अध्यायों में, 12 अध्यायों में विभाजित किया गया था, जिसमें इन्होंने कवियों को कालक्रम अनुसार स्थान दिया था। कवियों को किस तरह से कालानुक्रम, मैंने आपको बता दिया, कालानुक्रम के अनुसार जन्मतिथि के आधार पर। तो सीधी सी बात है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को कितने विभागों में, कितने अध्यायों में विभाजित किया गया, 12 अध्यायों में इसको क्या किया गया है साथियों, विभाजित किया गया है। ये जो 12 अध्याय हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक बार इनका नाम मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले इसमें कौन सा था, चारण काल था। 12 अध्यायों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आता है चारण काल। चारण काल के बाद में, चारण काल को इन्होंने माना 13वीं शताब्दी तक। इसके बाद में 15वीं शताब्दी को इन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण का काल इन्होंने कहा। इसके बाद में जो तीसरा जो आता है वो आता है जायसी की प्रेम कथा या जायसी की प्रेम कविता, और चौथा आता है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। इसको 15वीं से 16वीं शताब्दी तक इन्होंने माना। फिर मुगल दरबार आ जाता है, फिर इसके बाद में तुलसीदास जी आ जाते हैं, फिर उसके बाद रीति काव्य 1500 से 1692, अर्थात यहाँ तक की बात करते हैं। फिर तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवि जाते हैं। 9वें नंबर पर 18वीं शताब्दी आपकी आ जाती है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आ जाता है, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान आ जाता है, और लास्ट में इन्होंने विविध के नाम से इसका विभाजन किया। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है इसको, 12 अध्यायों में इसको विभाजित किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने एवं अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। अर्थात इसमें काल विभाजन इतने भागों में विभाजित कर दिया है, 12 विभागों में, साथ में इसमें किसी प्रकार की वैज्ञानिकता का पुट हमें देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इस काल विभाजन को मान्यता नहीं दी गई। केवल क्या कहा है कि इसे शीर्षक मात्र कहा है। अर्थात शीर्षक मात्र से मतलब इन्होंने केवल नाम दिए हैं, किसी प्रकार के तर्क या कोई वैज्ञानिकता इनके काल विभाजन में किसी प्रकार की नहीं है। इनकी जो अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, किनकी बात कर रहे हैं अपन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। एक रचना का नाम तो आपको पता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसकी इतनी सारी बातें अपन ने अभी करी हैं। इसके अलावा इनकी 2 रचनाएं और हैं जो भी काफ़ी फेमस रही हैं। आपने नाम सुना होगा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कौन सा है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। क्या कहा जाता है, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी किसके द्वारा लिखी गई, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई। 1902 और 1909 के बीच में इसका लेखन कार्य हुआ। और जो दूसरा है वो है तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। कौन सा अध्ययन, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन। 1886 से लेकर कब बताओ, 1921। 1886 से लेकर 1921 के बीच में इसका लेखन कार्य हुआ। तो आपको तीनों रचनाएं, इसकी महत्वपूर्ण तीनों रचनाओं को आपको याद करना है साथियों। देखिए, ये जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पर अपन ने चर्चा करी है ये संपूर्ण होती है। इसके अलावा मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता देता हूँ कि आप इस क्लास की अगर पीडीएफ भी लेना चाह रहे हैं तो आप एक टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है पीके एडवांस साइको। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी, अन्य नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। साथ में आप निःशुल्क टेस्ट सीरीज या अन्य प्रकार के नोट्स लेना चाह रहे हैं निःशुल्क रूप से, तो इसी नाम से आप प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ आपको निस्संदेह आपको ये क्लासेज भी वहाँ मिल जाएंगी निःशुल्क रूप में, और आपको साथ में जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड वहाँ पर कराए जाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपने मित्रों को साझा जरूर कीजिएगा। थैंक यू।